पुष्पा और उसके दो दोस्त कल्लू और भीमा जंगल में चंदन का पेड़ काट रहे हैं। ये पेड़ काटना भी कितना मेहनत का काम है, ऊपर से ये गर्मी। हाँ, पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई रे। ये चंदन का पेड़ हमारे लिए पैसे का पेड़ है, और पैसा बनाने में मेहनत तो लगती ही है। अगर ठंडी हवा में बैठ के लाइफ जीने का है तो अभी मेहनत करना ही पड़ेगा। इसीलिए पसीने को पी डाल और गर्मी को करंट के माफिक बॉडी में दौड़ने दे। इतने में श्रीवल्ली खाना लेके जंगल में आती है। तू इधर क्या को आई? तेरे को बोला है ना, डेंजर जोन में ऐसा खाना बिना लेके नहीं आने का। मैं खाली खाना खिलाने को नहीं आई। तो फिर? अगले 10 मिनट में पुलिस वाले यहाँ पहुंच जाएंगे, ये बताने आई थी। क्या पुलिस? दिल करता है तेरे को एक टपली मारू श्रीवल्ली, काम की बात देर में बोलती है। अब क्या करेंगे पुष्पा भाऊ? भाग चलते हैं। कल्लू, भागना कायरों का काम है, और पुष्पा कायर नहीं, जंगल का बादशाह है। सारा माल एक कंटेनर में भर दो, जो बचा है उसको भी ले लो, और कंटेनर को जहां मैं बोलूं रवाना कर दो। श्रीवल्ली, तू जा यहां से। हट साला, एक तो मदद की और ऊपर से ये कुत्ते की तरह भाग रहा है। श्रीवल्ली चली जाती है। कल्लू और भीमा दोनों कंटेनर में चंदन की लकड़ियां भरते हैं। पुष्पा पेड़ में लगे हुए औजार जैसे कुल्हाड़ी आरी सब निकालते हुए बोलता है। पुष्पा के काम में सबूत की कोई गुंजाइश नहीं है। कोयता कुल्हाड़ी क्या, पांव का निशान भी नहीं मिलेगा। पुष्पा भाऊ, माल लोड हो गया है, अब कंटेनर को कहां भेजना है? चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, हाईवे पे फुल नाकाबंदी है। माल वहां भेजना है जहां पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकती। कान इधर ला। लो भाऊ। डैशिंग म्यूजिक के साथ एक पुलिस वाले की एंट्री होती है। उसका नाम भंवर शेखावत है। वो गंजा और काफी सख्त अफसर है। जंगल के बाहर पुष्पा अकेला खड़ा है। यहां क्या कर रहे हो? नमस्ते शेखावत साहब, सब बढ़िया। जो पूछा है उसका जवाब दो। यहां क्या कर रहे हो? मैं तो जंगल की सैर करने निकला था। लगता है कुछ ज्यादा ही सैर कर ली, तभी तो पसीने से भीगे हुए हो। शेखावत साहब, पुष्पा जो भी करता है दिल से करता है। हमेशा तू बच जाता है। आज तेरे खिलाफ सबूत भी ढूंढूंगा और तेरा माल भी पकड़ूंगा। साहेब, मैं आपको पहले ही बोला था कि पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा, और माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा। वो तो तेरे जंगल से वापस आने पे पता चलेगा। दम है तो यहीं रुक के दिखा। क्या साहेब, शेर को दम के बारे में बता रहे हो? अपन इधर ही जाए, तुम सैर करके आओ, तब तक अपन तंबाकू में चूना मल के खाता है। शेखावत सारे जंगल में इधर उधर तलाशी लेता है। वो देखता है कि चंदन के काफी पेड़ टूटे हुए हैं और कुछ कटे हुए हैं। कुछ पेड़ों का बस तना बचा हुआ है। ये देख शेखावत को गुस्सा आता है। उसे माल कहीं नहीं मिलता। वो वापस जंगल के बाहर आता है और पुष्पा से पूछता है, माल कहां है? मैंने कहा था ना, माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। माल की फिक्र आप मत करो, वो सबसे सेफ जगह पे है। इतना उड़ मत पुष्पा, पेड़ काटते काटते तुझे ऊपर देखने की आदत हो गई है। कभी झुक के नीचे भी देख लिया कर, वरना मुंह के बल गिरेगा। तूफान में ऊंचे से ऊंचा पेड़ भी गिर जाता है, फिर तू तो इंसान है, तेरा भी वक्त बदलेगा। साहेब, गिरते वो पेड़ हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं। मैं वो बरगद हूं जो धंधे में अपनी जड़ें गहरी मिट्टी में अंदर तक दबा चुका हूं। 100 तूफान एक साथ भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं,
मैं झुकेगा नहीं साला। शेखावत को फोन आता है। फोन स्पीकर पे डालो साहेब, वक्त आपका अकेला है। जय हिंद सर, बोलिए। अरे तुमने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा भी है? 40 किलो लाल चंदन की जमाखोरी करते हो, शर्म करो शेखावत। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तुम्हारे घर से अभी अभी मीडिया वालों ने यह खबर लीक की है, वो भी लाइव। और तो और तुमने मेरे वहां आने से पहले चंदन भी गायब कर दिया। कितनों को पैसे खिलाए तुमने? पुलिस की नौकरी पूरी नहीं पड़ रही थी क्या? मीडिया वालों को तो पैसे खिला के मिनिस्टर साहब ने चुप करा दिया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने चंदन कहां छुपाया है? इज्जत का सवाल है शेखावत, वरना मजबूरी में मुझे तुम्हें जेल में डलवाना होगा। पुष्पा वहां से चला जाता है। मैं अभी पहुंच रहा हूं सर। ये पुष्पा कहां भाग गया? इसे छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा और उसके दोनों दोस्त कंटेनर को जंगल के रास्ते से लेके आते हैं कि तभी कंटेनर पलट जाता है और सारी लकड़ियां नदी में गिर जाती हैं। पुष्पा और उसके दोस्त घायल हो जाते हैं, लेकिन पुष्पा बिना रुके लकड़ियों का पीछा करता है, मगर सारी लकड़ियां बह जाती हैं। ये चंदन तो डैम की तरफ जा रहा है। मुन्ना को फोन करता हूं। हेलो मुन्ना। हाँ पुष्पा भाई बोलो। मुन्ना, मेरा माल तेरे डैम की तरफ आ रहा है। धरण के गेट बंद कर दे, मैं ट्रक लेकर आता हूं। माल बहना नहीं चाहिए। फिक्र नॉट पुष्पा भाई, आपका माल मेरी जिम्मेदारी। अभी गेट बंद करता हूं। डैम के गेट बंद हो जाते हैं और सारी चंदन की लकड़ियां रुक जाती हैं। पुष्पा और मुन्ना दोनों ट्रक में माल भर देते हैं और ट्रक चला जाता है। पुष्पा अपने आइकॉनिक स्टाइल में डायलॉग बोलता है। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। इंस्पेक्टर शेखावत अपने घर पहुंचता है तो एक मीडिया वाला और एक कैमरामैन उसे घेर लेते हैं। शेखावत साहब, आपके ऊपर लाल चंदन की जमाखोरी का इल्जाम लगा है, क्या ये सच है? क्या आप सचमुच में चंदन की गैर कानूनी तस्करी करते हैं, या फिर आप इसे किसी साजिश का नाम देंगे? बहुत जुबान कैंची की तरह चल रही है तुम्हारी, लेकिन इसकी धार काम करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यहां कोई मीडिया वाला, कोई रिपोर्टर नहीं है, सब बिक गए। तू अपनी कीमत बता। आप क्या समझते हैं आपकी धमकी से मैं डर जाऊंगा? एक कैमरे वाले, तू अपनी कीमत बता। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख? 50 लाख में सारी फुटेज डिलीट हो जाएगी सर। जा अंदर मेरी बीवी से अपना चेक ले ले और कैमरा अभी के अभी मेरे सामने तोड़। कैमरामैन कैमरा तोड़ देता है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी यार, लेकिन इतने दिन सच बता बता के क्या हासिल कर लिया? मैं पैसा झूठ बताने का नहीं, सच छिपाने का ले रहा हूं। वैसे भी कैमरामैन हमेशा पर्दे के पीछे होता है। तू भी इनका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, तेरी भी चांदी चांदी हो जाएगी। चल हट, मैं तेरी तरह अपने काम से गद्दारी नहीं करूंगा और तुम दोनों की घूसखोरी की ये फुटेज वायरल करूंगा। वो तो तब करेगा ना जब तू यहां से जिंदा वापस जाएगा। शेखावत रिपोर्टर को गोली मार देता है और रिपोर्टर मर जाता है। मेरी अच्छाई को बुराई बताने वाले का यही अंजाम होगा। मैं बेकसूर हूं। अब तो पुष्पा को जेल में बंद करके ही घर वापस जाऊंगा। शेखावत वहां से चला जाता है। पुष्पा मुर्गन को माल बेचने चेन्नई जाता है। वो एक ट्रक के साथ रोड पे खड़ा है। सामने से मुर्गन आता है। क्या हाल चाल है मुर्गन भाई? तू जानता है तो किससे बात कर रहा है? पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खुद चल के यहां रोड पे माल देखने आया हूं। मुर्गन अन्ना, अभी माल फुल ओरिजिनल होगा तो तुमको भी थोड़ा माल की तरफ आना चाहिए ना। माल 100% सच्चा है। ये लो, देख लो। मुर्गन माल को देखता और सूंघता है। हाँ, माल तो बहुत बढ़िया है। क्या दाम लोगे? 25 कहा, ठीक है? क्या सेठ, 25 लाख तो खाली मंगल सिन्हू देता है। मेरे पास पूरा 2 टन माल है। कम से कम 3 करोड़ तो बनता है ना।
कौंडा रेड्डी का आदमी है मैं। अयो, तुम कौंडा भाई का आदमी है क्या? पहले बोलने का था ना। चाय कॉफी क्या लोगे? कुछ नहीं, बस मान लो और रोक उड़ा दो। अपन के लिए वही चाय कॉफी है। ये लो, मैं अभी तुमको 3 करोड़ का चेक साइन करके देता, लेकिन मंगल सीनू को बुरा ना लगे, ये बात का तुम खास ध्यान रखना। उसकी चिंता तुम मत करो। सिंडिकेट के सारे मेंबर मंगल सीनू के घर में बैठे हैं। कह रहे पुष्पा, सिंडिकेट के कुछ उसूल हैं, कुछ नियम है। नियम के बाहर जाके काम करने को कौन बोला? मैं मानता हूं सिंडिकेट के नियम है, लेकिन अपन जो भी किया सिंडिकेट की भलाई के लिए किया। मंगल सीनू को माल का बस 25 लाख मिलता था, अपन 3 करोड़ लेके आया। अब सबको सबका हिस्सा मिलेगा और सिंडिकेट आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये बात भी सच है कि पुष्पा ने जो किया सिंडिकेट की भलाई के लिए किया, और पुष्पा मंगल सेनु से ज्यादा अच्छे से सिंडिकेट चला सकता है, इसीलिए हम इसे नया हेड बनाते हैं। पुष्पा भाऊ, श्रीवल्ली को जाली ने उठा लिया है और उसके बाप को छोड़ने के बदले उसको अपने साथ सोने को बोल रहा है। जाली, तू तो गया। पुष्पा जाली को मारता पीटता है और उसकी मौत हो जाती है। पुष्पा और श्रीवल्ली दोनों की शादी तय हो जाती है। शेखावत और पुष्पा आमने सामने हैं। पुष्पा अपने कपड़े फाड़ देता है और सिर्फ अंडरवियर में होता है। आज मैं तेरे को तेरी औकात दिखाने को यहां आया हूं, क्योंकि मैंने मां से कहा था कि शादी तक मैं सेफ जोन में रहूंगा। चल, तू भी तेरे कपड़े उतार के अंडरवियर पे आ जा। मैं इस हॉल में भी जाऊंगा तो मेरी इज्जत वैसे ही रहेगी, लेकिन बिना तेरी वर्दी के तेरे को तेरा कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। ये पकड़ तेरा पैसा, रिश्वत समझ के रख ले, और अपुन के फट्टे में टांग अड़ाना छोड़ डाल। तू क्या समझता है मैं डर गया? ले, मैं भी अपने कपड़े फाड़ रहा हूं। पुष्पा बुलेट पे बैठ के शादी के मंडप में पहुंचता है तो एक आदमी उसको लुंगी पहनाता है। फिर उसकी और श्रीवल्ली की शादी हो जाती है। उधर शेखावत को उसके घर का कुत्ता भौंकता है। वो कुत्ते को मार देता है और पुष्पा का दिया पैसा जला के बौखला जाता है। श्रीवल्ली और पुष्पा एक साथ बैठे हैं। पुष्पा, आज शादी की पहली रात है, अब ये सब छोड़ दे। मेरा राज तो अभी शुरू हुआ है। गेम चेंजर। आजकल के बढ़ते करप्शन में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने सीने पर कलंक लगाए बिना घूमते हैं। ये कहानी है एक ऐसे पुलिस वाले मनोज की, जिसकी वर्दी पर न सिर्फ कलंक लगा था, बल्कि उसने अपना जमीर भी मुरारी सेठ को बेचा हुआ था, जो कई तरह के काले धंधों में अपने हाथ रंग चुका था। एक दिन मनोज उसके पास आया और मुरारी सेठ के पैरों के पास बैठकर बोला, अरे सेठ जी, आप तो जानते हैं कि मुझे मेरी बहन मुनिया की शादी करवानी है। जरा आप मेरा हाथ गर्म कर देते तो मजा ही आ जाता। सेठ ने उसे अपने पैरों से दूर पटकते हुए कहा, चल दूर हट, जब देखो अपने मतलब से मेरे तलवे चाटने आ जाता है। पहले ये बता, मेरा चंदन की लकड़ियों का ट्रक बॉर्डर पार हुआ कि नहीं? मनोज ने फिर से पास आकर कहा, आपका हुक्म और पूरा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता सेठ जी। और अपने चमचों को बोलकर सब जगह आपके पोस्टर लगवा दिए हैं। इस बार तो आपको मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वाह वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। ये बोलकर मुरारी ने नोटों की गड्डी को मनोज की तरफ फेंक कर कहा, ये ले 20,000 रुपए, तेरे काम की रकम। वैसे तेरी मुनिया है कहाँ? कभी हमको भी मिलवा अपनी बहन से, हम भी उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखेंगे। जी जरूर सेठ जी, आखिर वो दिन भी जल्दी आएगा, बस कुछ पैसे जोड़ लूं। मनोज ये कहकर अपने थाने चला गया। मनोज कुछ महीनों पहले तबादला लेकर शोलापुर इस शहर आया था। उससे पहले उसकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। वैसे उसका परिवार यहीं रहता था। उसको थाने में कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि वो मुरारी सेठ का चमचा है। कांस्टेबल ने धीरे से आकर कहा, साहब,
वो सेठ जी ने जिसकी बेटी पर बुरी नजर डाली थी, वो सेठ जी के खिलाफ कंप्लेंट करवाना चाहता है। क्या करना है बता दीजिए। करना क्या है? बुरी नजर डाली? कुछ बुरा किया तो नहीं ना? डाल दो उसको जेल में। कुछ दिन थाने की हवा खाएगा तो अक्ल खुद प खुद आ जाएगी। कांस्टेबल भोला ने मन में कहा। ऐसे पुलिस वालों ने तो कानून का गेम बजा रखा है, इसको क्या सलाम करना। अच्छा है मैं इसे सलाम नहीं करता। मनोज उस आदमी को जेल में बंद करवा देता है। आप सही नहीं कर रहे हैं साहब, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत है। आपने साबित कर ही दिया कि कानून अंधा है। आदमी को कांस्टेबल जेल में डाल देता है और कुछ घंटों बाद एक लड़की पलक रोती हुई आती है और मनोज के पैरों में गिरकर कहती है, भैया, मेरे पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, हमको कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। हाँ, बस यही बात अपने बाप को भी समझा, और हो सके तो ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ तुम दोनों। और ये लो, मेरे प्रिय लेखक की किताब है ये। इसमें जिंदगी की बहुत जरूरी सीख है। इसे पढ़ना तुम्हारे काम आएगी। हाँ भैया, शायद हम गरीब लोग बहुत नादान होते हैं। मैं ये किताब जरूर पढ़ूंगी और अपने बाबा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब लड़की अपने पिता को रिहा करवाकर शहर छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन मुरारी सेठ को इलेक्शन का टिकट मिल जाता है, जिसकी खुशी में वो बहुत बड़ी पार्टी रखता है। मनोज भी वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति लेकर आता है, जिसे देखकर मुरारी सेठ हंसते हुए कहता है, वाह मेरे चेले, तुझे मैंने लाखों रुपए दिए और तू मेरे लिए एक बजरंग बली की मूर्ति लेकर आया। कोई मेरे लिए गाड़ी लाया है, कोई फ्लैट की चाबी, तो कोई विदेशी लड़की। तुझे कुछ लाना था तो कुछ महंगा ले आता। मनोज ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, इन्हें हल्के में मत लेना। सोने की बड़ी सी लंका इन्होंने अपनी एक पूंछ से जला दी थी। आपके ये गाड़ी घोड़े क्या बड़ी चीज हैं। ये सुनकर सेठ बिदक जाता है और हंसते हुए कहता है, ठीक है, रख दे इसे मेरे मीटिंग रूम में। मनोज बजरंग बली की मूर्ति को मीटिंग रूम में रखकर चला जाता है, जहां अक्सर मुरारी सेठ मीटिंग किया करता। एक दिन एक आदमी को सेठ की गाड़ी रौंद कर चली जाती है। उस आदमी की बीवी ने रोते हुए मनोज से कहा, आप कैसे इंसान हैं, जिसके आगे इंसान की जान से बड़े पैसे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस आदमी की गाड़ी ने मेरे पति की जान ले ली और सारे कैमरा के सबूत भी उसने मिटा दिए, और आप ये सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। औरत ये बोलकर उसी समय खुद को खत्म कर लेती है और कांस्टेबल मनोज की ये हरकत देखकर अपना सर झुका लेता है। लेकिन एक रिपोर्टर पल्लवी ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो अपने चैनल पर ये सब कुछ टेलीकास्ट कर देती है। लेकिन फिर भी मुरारी मनोज की नौकरी नहीं जाने देता, क्योंकि वो उसकी चमचागिरी किया करता था। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि इतने बड़े सबूत के बाद भी तुम्हारी नौकरी कैसे बच गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुरारी जैसे लोग इस समाज के दीमक है। अगर तुम एक जगह से निकलोगे तो वो दूसरी जगह लग ही जाएगा। अगर तुम्हारी नौकरी चली भी जाती तो भी ये तुम जैसे 4 मनोज खड़े कर देता। मैडम, कम से कम मैं वफादार तो हूं, कानून का ना सही, मुरारी सेठ का ही सही। मनोज ये बोलकर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि मुरारी सेठ के गुंडों की गाड़ी पल्लवी का एक्सीडेंट करने आ रही थी और मनोज उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और पल्लवी उसकी आंखों में देखती है तो देखती रह जाती है और मनोज मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। पल्लवी ने मन में कहा, ये गाड़ी मुझे मारने आई थी, फिर इंस्पेक्टर मनोज ने मुझे बचाया क्यों? वहीं इलेक्शन के लिए मुरारी सेठ शहर में बहुत दंगे करवाता है और खुद उन्हें सुलझाता है, जिससे कई नागरिक ये सोचते हैं कि वो मसीहा है और कुछ उसे अपना आदर्श मानने लगते हैं। वहीं पल्लवी अपने घर में परेशान थी। आखिर मनोज जब सेठ की तरह है तो उसने मेरी जान क्यों बचाई? वहीं दूसरी तरफ सेठ को जब पता चलता है कि मनोज ने पल्लवी को बचा लिया तो वो उसे सुनाने लगता है, अरे मूर्ख, तेरी अक्ल घास चरने गई है क्या? जब मैं उस रिपोर्टर को ठिकाने लगाने के लिए अपने आदमी को भेज चुका था तो तूने उसे क्यों बचाया?
मूर्ख, कपटी, लालची, खूनी, दरिंदा। क्या बोला? साहब, ये सब लोग बोलते आपको। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता, क्योंकि सबको यही लगता कि वो आपके खिलाफ बोल रही थी और आपने उसे मरवा दिया। अरे साहब, जब इलेक्शन जीत जाओ तो उसको मरवा देना। अभी आप पर यह पासा उल्टा पड़ सकता है। हाँ, ये बात तूने बहुत अच्छी कही। मुरारी अपने एक आदमी को बुलवाकर बोला, सुन छोटे, जैसे वो लड़की रानी जो सिटी कॉलेज में पढ़ती थी और उसने मुझसे बहस की और अपनी खूबसूरती का घमंड दिखाया और मैंने उसको एसिड डालकर कहीं को नहीं छोड़ा था, ठीक ऐसा ही हाल इस पल्लवी का होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद। अब मनोज अपने घर जाने लगता है और जाते हुए उसके दिए तोहफे बजरंग बली की मूर्ति पर उसका हाथ लग जाता है और मुरारी ने बोला, अरे चमचे, मुझे एक तोहफा दिया और वो भी तोड़ दिया। कोई बात नहीं सेठ जी, ये तो टूट गया। अब इसका यहां क्या काम? मैं इसे ले जाता हूं। कुछ दिनों के बाद इलेक्शन का नतीजा आता है और मुरारी सेठ भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है और वो शपथ लेने के लिए जैसे ही स्टेज पर जाता है, पीछे की स्क्रीन पर उसके सारे काले चिट्ठे की वीडियो चलने लगती है। सुन छोटे, जैसे वो लड़की रानी जो सिटी कॉलेज में पढ़ती थी और उसने मुझसे बहस की और अपनी खूबसूरती का घमंड दिखाया और मैंने उसको एसिड डालकर कहीं को नहीं छोड़ा था, ठीक ऐसा ही हाल इस पल्लवी का होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद। अरे कोई बंद करो इसे, ये किसने चलाया? तभी मनोज हाथों में टूटी मूर्ति लेकर आता है जिसमें उसने कैमरा फिट किया था। क्यों सेठ जी, निकला ना मैं गेम चेंजर। हनुमान जी ने तुम्हारी लंका जला ही दी। अरे लेकिन तू तो मेरा चमचा था, तूने ये किया क्यों? मैं बताती हूँ। तभी पल्लवी ने स्टेज पर आकर कहा, मैंने इंस्पेक्टर मनोज के बारे में पता किया और मुझे पता चला कि सेठ जी ने जिस लड़की रानी पर एसिड गिरवाया था, ये उसके भाई थे। रानी कॉलेज में पढ़ती थी और एक दिन मुरारी को जब उसने उसकी गलत नीयत के लिए सुनाया तो मुरारी ने उससे बदला लिया, लेकिन रानी समाज से नजर न मिला सकी और उसने अपनी जान दे दी और कोई सबूत नहीं था मुरारी सेठ के खिलाफ। और इंस्पेक्टर ने सेठ के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए उसका साथ दिया। और जिस लड़की पलक ने थाने में जाकर मनोज से बात की और उसे जो किताब मनोज ने थाने में दी थी, उसमें मनोज का नंबर और 1 लाख रुपए थे। मनोज आज भी उसका खर्चा उठा रहे हैं और जिस आदमी और औरत की जान सेठ की वजह से गई, उस आदमी के बच्चों का खर्चा भी इंस्पेक्टर मनोज उठा रहे हैं। सच में इंस्पेक्टर, आप तो गेम चेंजर ही निकले। ये सब देख और सुनकर सब लोग इंस्पेक्टर मनोज के लिए तालियां बजाने लगते हैं और पुलिस मुरारी को अरेस्ट करके ले जाती है। मनोज के सहकर्मी फिर से उसकी इज्जत करने लगते हैं और कांस्टेबल भोला भी मनोज को सलाम करता है और मनोज ऐसे ही अपने देश की आजीवन सेवा करता है।